everyone, welcome to Magnet Brains, the only channel where you learn each and every subject of humanities stream. I am your sociology educator Saloni Pandey and हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशलॉजिस्ट। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास स्ट्रगल के बारे में। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलॉजी, जिसके अंदर हमने एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद में हमने कार्ल मार्क्स विजन ऑफ सोसाइटी स्टार्ट कर दिया था। हमने कार्ल मार्क्स के बारे में जाना, उनकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी, इस एक चीज को हमने समझा। कार्ल मार्क्स ने एलाइनेशन का कॉन्सेप्ट दिया, बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल को बताया, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। अब एक चीज हम पढ़ रहे थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो एक सोसाइटी का फाउंडेशन होता है, उसी के ऊपर सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है, डेवलप करती है। जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सोसाइटी के आइडियाज को, उसके बिलीव्स को जो है पूरी तरीके से शेप प्रोवाइड करता है। अब अगर आप किसी सोसाइटी की इकोनॉमी को समझ लो, वो सोसाइटी में इकोनॉमी किस तरह से वर्क करती है, मींस ऑफ प्रोडक्शन का क्या रिलेशनशिप है, अगर ये सारी चीजें आप समझ सकते हो तो आप ये भी समझ सकते हो कि इस सोसाइटी में चेंज कैसे लेके आना है। और अब वो चेंज लाओगे कैसे, तो कार्ल मार्क्स ने कहा क्लास स्ट्रगल के थ्रू आप एक सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, अब ये क्लास स्ट्रगल एंड कन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया क्लास स्ट्रगल का। ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसे आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि जो कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, एलिनेशन का कॉन्सेप्ट, बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल एंड क्लास स्ट्रगल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। आप अभी चाहे सोशियोलॉजी में इनको पढ़ लो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लीजिए, सभी सब्जेक्ट्स में, और साथ ही साथ सिर्फ 11th या 12th में ही नहीं, बल्कि आपके आने वाले आगे जो भी आप फर्दर स्टडीज करोगे, चाहे आप कॉलेज लेवल पे करो, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कार्ल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं, आपको उनको पढ़ना है और उनके कॉन्सेप्ट जो हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्हें आप सोशियोलॉजी में तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ ये पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े जाते हैं, इसी के साथ में इकोनॉमिक्स में भी पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3 सब्जेक्ट्स में से आपके जो ये टॉपिक्स हैं ये कवर हो जाएंगे अगर आप कार्ल मार्क्स को कहीं एक जगह ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, सो आप क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास स्ट्रगल क्या है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है इसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, the most important method of classifying people into social group was with reference to the production process rather than religion, language, nationality और similar identities. मार्क्स ये कहते हैं कि अगर आपको पीपल को क्लासिफाई करना है सोशल ग्रुप्स में, ठीक है, यानी कि आप जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी की हम बात करें, सो हमारे यहाँ पर एक जो लोगों को लेके क्लासिफिकेशन है वो कास्ट के बेसिस पर है, रिलीजन के बेसिस पर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका क्या रिलीजन है, इस तरह से हम पीपल को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन मार्क्स ये कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको पीपल्स को क्लासिफाई करना है तो प्रोडक्शन प्रोसेस से करो, ना कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी क्या लैंग्वेज है, उनकी क्या नेशनैलिटी है। इनसे बेटर है कि प्रोडक्शन प्रोसेस से जो है आप पीपल को क्लासिफाई करना स्टार्ट करो। अब प्रोडक्शन प्रोसेस से किस तरह से क्लासिफाई करोगे वो हमको समझना है। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ में नोट्स भी बनाइएगा। क्या कहा मैंने कि अगर आप पीपल को क्लासिफाई करना चाहते हो तो उनके प्रोडक्शन प्रोसेस से करो। He argued that people who occupy the same position in the social production process will eventually form a class. वो ये कहते हैं कि जो भी इस सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस में जिस भी पोजीशन पर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कुछ पीपल इस लेवल पर हैं, कुछ पीपल इस लेवल पर हैं। सो जो भी सेम लेवल पर आ रहे हैं वो सभी एक क्लास फॉर्म कर लेते हैं। क्या कहा उन्होंने, पीपल हु ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस विल इवेंचुअली फॉर्म अ क्लास। ठीक है, जैसे सपोज मान लेते हैं ये सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसमें ये यहां पर है, अब ये जो सभी पीपल
एक ही साथ में मतलब सेम पोजीशन पर हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये सभी मिलके एक क्लास बना लेंगे, ये सभी मिलके एक क्लास बना लेंगे, ये सभी मिलके एक क्लास बना लेंगे। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी सिमिलर पोजीशंस पर हैं वो एक क्लास फॉर्म करने वाले हैं। By virtue of their location in the production process and in property relations, they share the same interest and objectives even though they may not recognize this immediately. अब क्योंकि वो एक ही पोजीशन पर हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में और प्रॉपर्टी रिलेशंस में भी, कैसे ये हम समझते चलेंगे। आप जस्ट मेरे पॉइंट्स जो मैं बोलती जा रही हूँ वो नोट करते चलिए। चलिए मैं आपको नोट करवाती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा, अगर आपको पीपल को क्लासिफाई करना है, पीपल को क्लासिफाई करना है तो रिलीजन, नेशनैलिटी, लैंग्वेज से बेटर है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में करो। ठीक है, किससे करो? प्रोडक्शन प्रोसेस से। इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी सेम पोजीशन पर होंगे, जो भी सेम पोजीशन पर होंगे वो सभी एक क्लास फॉर्म कर लेंगे। दे विल फॉर्म अ क्लास। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो सभी मिलके एक क्लास फॉर्म कर लेंगे। और ये जो सभी एक ही साथ में है प्रोडक्शन प्रोसेस में, और ये इन सभी प्रॉपर्टी रिलेशंस में भी साथ में है। ठीक है, सेम पोजीशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस प्लस प्रॉपर्टी रिलेशंस। प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है उसका जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो सेम पोजीशन पर है वो एक क्लास फॉर्म कर लेंगे, और प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ साथ उनके प्रॉपर्टी रिलेशन जो हैं वो भी मिलते जुलते हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो सेम पोजीशन पर हैं, सेम लोकेशन पर हैं, जो सेम इंटरेस्ट और सेम ऑब्जेक्टिव्स शेयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीजेंट्स जो थे, ठीक है, पीजेंट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो सारे पीजेंट्स हैं, या फिर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें वर्कर्स का, ठीक है, जो वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, वो सभी एज अ लेबर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी पोजीशन हो गई एज अ लेबर। प्रॉपर्टी रिलेशंस में भी सेम है, इनके पास में किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी है? ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी लेस पीपल है ये। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी किसी एक लेबर के पास में उतनी ही उस, मतलब ये सभी जो हैं एक ही जैसे लोग हैं, इनके इंटरेस्ट भी सेम है, इनके ऑब्जेक्टिव्स भी सेम है। ठीक है, सेम इंटरेस्ट सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं, इवन दो दे मे नॉट रिकॉग्नाइज दिस इमीडिएटली। यानी कि ये सभी लोग, ठीक है, जो एक ही लोकेशन पर हैं, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी जो मतलब पोजीशन है वो भी सेम है, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी सेम है, उनके इंटरेस्ट भी सेम है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी रिलेशंस भी सेम है। हो सकता है सारे वर्कर्स को ये बात इनिशियली जो है या फिर इमीडिएटली जो है समझ में ना आए, उसे वो रिकॉग्नाइज ना कर पाए, लेकिन टाइम के साथ में उन्हें समझ में आएगा कि हम सभी एक ही जैसे लोग हैं, और वो धीरे धीरे चल के एक क्लास फॉर्म कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक क्लास को फॉर्म कर लेंगे। क्लासेस आर फॉर्म्ड थ्रू हिस्टोरिकल प्रोसेसेस which are in turn shaped by transformations in the conditions and forces of production and consequent conflicts between already existing classes. Classes जो हैं वो historical processes के through form होती हैं। ठीक है, classes जो हैं वो historical processes के through form होती हैं, जो कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्शन की फोर्सेस हैं, प्रोडक्शन की जैसी भी कंडीशंस हैं, उनसे ट्रांसफॉर्म होती हैं, और फिर क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये एक चीज डिस्कस करी थी कि पहले जो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर स्लेवरी आई, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया। इन सभी टाइम पीरियड में प्रोडक्शन प्रोसेस या मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये सभी जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंडर आते हैं। इन सभी में, यानी इन सभी टाइम पीरियड्स में, हिस्टोरिकल प्रोसेसेस में एक अपना इनका इकोनॉमिक सिस्टम रहा होगा, है ना, ये एक चीज हमने डिस्कस करी थी। सो वैसे ही जो पूरा हिस्टोरिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिस तरीके से, जैसे हमने स्टेजेस ऑफ सोसाइटी को डिस्कस किया था कि 4 स्टेजेस होती हैं सोसाइटी की, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। ठीक है, तो जो पूरा हिस्टोरिकल प्रोसेस है, जो पूरा इतिहास चला आ रहा है, तो धीरे धीरे इस प्रोसेस के थ्रू क्लासेस फॉर्म होती जाती हैं। ठीक है, जैसा कि मार्क्स ने कहा कि जो प्रोडक्शन है, जो मीन मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो इकोनॉमिक बेस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक बेस ही जो है सारी चीजों को शेप करता है, सोसाइटी में रिलेशंस को भी शेप करता है ये मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो वैसे ही
किस तरीके का प्रोडक्शन है, कैसी फोर्सेस हैं, ये सारी चीजें जो है ट्रांसफॉर्म करती हैं, ये सारी चीजें क्लासेस को बिल्डअप करती हैं। और धीरे धीरे चल के, जैसे जस्ट सपोज ये कोई एक टाइम पीरियड चल रहा है, इसके बाद में ये वाला टाइम पीरियड आएगा, यहाँ पर जस्ट सपोज ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक क्लास है और धीरे धीरे इस टाइम के साथ में एक और क्लास डेवलप हो जाती है। सो अल्टीमेटली इन दोनों क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लग जाता है। धीरे धीरे आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा, हम जस्ट पॉइंट वाइज चल रहे हैं, ठीक है। As the mode of production, that is the production technology and the social relations of production changes, conflicts develop between different classes which result in struggles. अब वो एक क्या चीज बोल रहे हैं कि धीरे धीरे टाइम के साथ में क्लासेस इमर्ज होती चली जाती हैं और जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, ठीक है, जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी, सोशल रिलेशंस, प्रोडक्शन, जब ये सारी चीजें चेंज होती हैं तो क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है और ये कन्फ्लिक्ट जो है वो स्ट्रगल में बन जाता है, स्ट्रगल का रूप ले लेता है, ठीक है। क्या समझा अभी तक हमने देखा कि जो क्लासेस हैं ये हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के थ्रू फॉर्म होती हैं, ठीक है। कैसे फॉर्म होती हैं? हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के थ्रू फॉर्म होती हैं। और ये क्लासेस जो हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे ये क्लासेस के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? कन्फ्लिक्ट होने लग जाता है और अल्टीमेटली ये कन्फ्लिक्ट स्ट्रगल का फॉर्म ले लेता है, जिसे हम कह रहे हैं क्लास स्ट्रगल। क्या कह रहे हैं? क्लास स्ट्रगल, ठीक है। आए यहां तक समझ में? देन नाउ एज द मोड ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से क्लासेस जो हैं उनके बीच में स्ट्रगल होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स द वर्किंग क्लास। जो कैपिटलिस्ट मोड है प्रोडक्शन का वो वर्किंग क्लास क्रिएट करता है, विच इज अ न्यू अर्बन प्रॉपर्टीलेस ग्रुप क्रिएटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूडल एग्रीकल्चरल सिस्टम। अब इस एग्जाम्पल से आपको सारी चीज क्लियर होगी। हम बात कर रहे हैं एक कैपिटलिस्ट सिस्टम की। कैपिटलिज्म के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, जहाँ एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पर बिजनेस वगैरह जो है वो इंडिविजुअल्स या प्राइवेट प्लेयर्स ओन एंड रन करके रखते हैं प्रॉफिट के लिए और स्टेट का कोई रोल नहीं होता। इस कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है इस प्रोडक्शन के थ्रू एक वर्किंग क्लास क्रिएट होती है, ठीक है। इस प्रोडक्शन के हिस्से क्या होता है? एक वर्किंग क्लास क्रिएट होती है। हम क्या कर रहे हैं? हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के थ्रू क्लास क्रिएट होती हैं और जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं। अब पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर स्लेवरी आई, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया। तो ऑब्वियसली फ्यूडलिज्म में भी कुछ क्लासेस रही होंगी, रिच मर्चेंट्स रहे होंगे, रिच कैपिटलिस्ट रहे होंगे, है ना, सॉरी जो है रिच फ्यूडल लॉर्ड्स रहे होंगे फ्यूडलिज्म के टाइम पे, और पीजेंट्स रहे होंगे। लेकिन जैसे ही कैपिटलिज्म आया तो एक रिच मर्चेंट्स की क्लास बन गई, वैसे ही इस कैपिटलिज्म के आने से एक वर्किंग क्लास डेवलप हो गई, ठीक है। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से एक वर्किंग क्लास क्रिएट हुई, इंडस्ट्रीज में जो वर्क कर रही है, फैक्ट्रीज में जो वर्क कर रही है। ये जो वर्किंग क्लास है ये एक न्यू अर्बन प्रॉपर्टी लेस ग्रुप है जो कि फ्यूडल एग्रीकल्चरल सिस्टम के डिस्ट्रक्शन से बनी है। अब कैसे बनी है? फ्यूडल एग्रीकल्चरल सिस्टम जहां लैंडलॉर्ड्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं। जस्ट सपोज मेरा लैंड है, मैं अपने लैंड पे लोगों से काम करवाती हूँ तो मैं उनसे घंटों काम करवाती हूँ, ठीक है, और मैं उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन करती हूँ, ना ही उनको टाइम पे वेजेस देती हूँ। उन्हें अगर मुझसे पैसा चाहिए लोन पे तो मैं उन्हें डबल ट्रिपल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के फिर मैं उनको पैसा देती हूँ। तो मैं फ्यूडल लैंडलॉर्ड हूँ तो मैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे ये फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है नीचे, मतलब इसका डाउनफॉल होने लग गया, ठीक है। जो रूरल एरियाज में पीपल रहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल पीजेंट्स की ही अगर हम बात करें कि पहले अगर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सिस्टम था तो वहां पर लैंडलॉर्ड्स के इस एक्सप्लॉइटेशन को भी बेचारे पीजेंट्स को सहना पड़ता था क्योंकि उनके पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लग गया, तो अब जो रूरल एरियाज में पीजेंट्स थे या जो पुअर पीपल थे उनके पास में एक और रास्ता था।
वो शहर में जाके काम कर सकते थे, इन इंडस्ट्रीज में, इन फैक्ट्रीज में। तो क्या हुआ कि ये जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में पीपल आके सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब। ये कौन है? ये एक न्यू अर्बन ग्रुप है, ठीक है, ये एक न्यू अर्बन ग्रुप है, प्रॉपर्टी लेस है, इनके पास में किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स जो इनका इतना सारा डिस्ट्रक्शन कर रहे थे उसके अगेंस्ट में वो सारे जो हैं यहाँ आ जाते हैं और वर्किंग क्लास जो है बन जाते हैं। जैसे सपोज मैं रूरल एरिया से हूँ, मेरा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, आप सोचेंगे कि मैडम आप ही लैंडलॉर्ड्स थी और अभी आपका एक्सप्लॉइटेशन भी होने लग गया। सो इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि जो है मान लीजिए मेरा बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ, मैं एक पीजेंट रही हूँ, तो मैंने सोचा यार छोड़ो ये इधर गाँव वाँव में सब कुछ, शहर में चलते हैं, बढ़िया से इंडस्ट्रीज में जॉब करेंगे, ठीक है। अब मैं चली गई अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में ही इंडस्ट्री सेटअप हुई, टाउन्स में, सिटीज में, जिन्हें हम अर्बन एरियाज बोलते हैं। अब मैं वहां चली गई, वहां जो है बढ़िया मैंने जॉब वगैरह ढूंढ ली, और फिर अल्टीमेटली हुआ क्या, मुझे इन फैक्ट्रीज में काम करना पड़ा एज अ लेबर, क्योंकि मेरे पास में ना ही प्रॉपर्टी थी और मैं गांव वापस जा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे वापस से वो लैंडलॉर्ड्स के पास में नहीं जाना था। तो मैंने कहा नहीं, मैं इधर फैक्ट्रीज में ही काम कर लूंगी, ठीक है, कुछ तो पैसे मुझे मिलेंगे भी, गरीब इंसान हूं अब मैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैं वहां गई और मैं वहां जाके काम करने लगी। अब वहां पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो इस न्यू अर्बन ग्रुप के मेंबर हैं, उनके पास में किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरह से ये जितने भी वर्कर्स हैं इनकी क्लास बन गई ऑब्वियसली, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो वर्कर्स हैं, हमने क्या चीज पढ़ी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जिनका सेम पोजीशन होगी, सेम लोकेशन पर होंगे, प्रॉपर्टी रिलेशन सेम होंगे। प्रॉपर्टी रिलेशंस, हमारे पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, हम प्रॉपर्टी लेस लोग हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारा सेम रोल है, हम सब वर्कर्स हैं, ठीक है, हम सब कौन है, हम सब वर्कर्स हैं। तो हमारे जैसे जितने भी लोग होंगे वो मिलके एक क्लास फॉर्म कर लेंगे। तो यही बात कौन कह रहे थे, यही बात मार्क्स कह रहे थे, ठीक है, कि जो है ये सभी मिलके एक क्लास फॉर्म कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से हमको वर्किंग क्लास इमर्ज होती हुई देखने को मिली। Serfs and small peasants were thrown off their lands and deprived of their early sources of livelihood. Serfs जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स रहे, स्मॉल पीजेंट जो थे, इन सभी को जो है मतलब जमीन से बेदखल कर दिया गया, इनके पास में किसी तरह का कोई लैंड था नहीं, और जो भी इनके पहले सोर्सेज थे लाइवलीहुड के वो सब इनसे छिन गए। They then congregated in cities looking for ways to survive and the pressure of the laws and police forced them to work in the newly built factories. अब ये जो सारे हैं जिनके भी साथ में इतना ज्यादा जो है, जैसे पीजेंट्स लोग की हम बात करें, जिनके साथ में इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, ये सभी क्या करते हैं, सभी जो है सिटीज में चले जाते हैं काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अच्छे से। लेकिन अब वहाँ ऐसे तो उन्हें इजीली इतना काम मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में और उसके लिए जॉब बैठिए, लो भैया आपके लिए ये जॉब थी, आइए और आप यहाँ पर काम करने लगे, ऐसा ऑब्वियसली नहीं होता है। सो क्या हुआ, लॉ के प्रेशर में आके और पुलिस के प्रेशर में आके उन्हें ये जो नई नई फैक्ट्रीज बनी थी उनमें काम करने के लिए फोर्स कर दिया गया। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारी बातें कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, ठीक है, हम उन्हीं का क्लास स्ट्रगल पढ़ रहे हैं, तो ये आप कोई भी मत भूल जाना, ठीक है। Thus, a large new social group was created consisting of property-less people who were forced to work for their living, and this shared लोकेशन विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस मेक्स वर्कर्स इनटू अ क्लास। तो वही चीज ये भी बोल रहे हैं जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि इस तरह से ये जो एक न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ था अर्बन एरियाज में, सिटीज में, टाउन्स में, जो प्रॉपर्टी लेस थे, जिन्हें जबरदस्ती इन फैक्ट्रीज में काम करवाने के लिए रखा गया था, ये सभी मिलके, क्योंकि अब ये लोकेशन भी शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोडक्शन प्रोसेस में भी सभी साथ में हैं। सो इससे ये जो सारे वर्कर्स हैं ये मिलके अपनी एक क्लास बना लेंगे, दैट इज considered as or that is called as workers या फिर working class। क्लियर है, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी वर्किंग क्लास, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में, कोई डाउट है इसमें जो भी अभी तक हमने समझा? आपको पहले ऐसे डाउट्स आ रहे होंगे कि ऐसे कैसे क्लास बन जाएगी, ऐसे कैसे लोकेशन को ये शेयर करेगा, तो ऐसे करेगा, ठीक है, क्लियर है। देन मार्क्स वॉज ए प्रोपोनेंट ऑफ क्लास स्ट्रगल। यहां तक आपको समझ में आया? अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी, हमने क्या क्या पढ़ लिया कि किस तरह से क्लास जो है वो फॉर्म होने वाली है, और इसी के साथ में हमने देखा कि क्लासेस जो है वो हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के थ्रू फॉर्म हुई हैं, और मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही चेंज होगा वैसे ही इन क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा और स्ट्रगल होगा। तो अल्टीमेटली कार्ल मार्क्स जो है वो किस एक चीज के प्रोपोनेंट है? सो ही इज अ प्रोपोनेंट ऑफ क्लास स्ट्रगल। वो क्लास स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं। He believed that
क्लास स्ट्रगल वॉज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ चेंज इन सोसाइटी। सो जो हमारा क्वेश्चन था कि हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द सोसाइटी, हाउ टू चेंज सोसाइटी। सो इसका आंसर क्या दिया कार्ल मार्क्स ने? कार्ल मार्क्स ने कहा क्लास स्ट्रगल करके आप सोसाइटी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जब क्लास स्ट्रगल होगा तभी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। एंड इन दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या था? हमने देखा था कि मार्क्स और एंजल ने जो है साथ में मिलकर इस एक चीज को लिखा था, पढ़ा है ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जिसे मार्क्स एंड एंजल्स प्रेजेंटेड देयर व्यूज इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर, इसमें मार्क्स और एंजल्स ने अपने व्यूज को बहुत ही कंसाइज मैनर में बताया है। इट्स ओपनिंग लाइन्स डिक्लेयर, इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ओपनिंग लाइंस जो थी वो ये कहती थी कि द हिस्ट्री ऑफ all hither to existing societies is the history of class struggle. Now this is one of your important line and you have to mark it. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पक्का आएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, सो इस एक लाइन को अच्छे से समझो और इसमें क्या कहा गया है वो भी समझो। मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल के बारे में बोला, उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बहुत अच्छे से अपने व्यूज को बताया, और इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की पहली लाइन ही ये कहती थी कि अभी तक जितनी भी सोसाइटीज एग्जिस्ट करी हैं उन सभी के इतिहास को उठा के देख लो, उन सभी में क्लास स्ट्रगल हमने देखा है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल दी हाइदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अभी तक जितनी भी सोसाइटीज हैं सभी के इतिहास में क्लास स्ट्रगल हुआ है, और क्लास स्ट्रगल के थ्रू ही ये सारी सोसाइटीज जो हैं ये इमर्ज हुई हैं या एस्टैब्लिश हुई हैं। नाउ they went on to trace the course of human history and described how the nature of class struggle varied in different historical epochs. अब देखो, ये जो आपके मार्क्स हैं, एंजल्स हैं, इन्होंने पूरा ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस किया एंड इन्होंने कहा कि जो क्लास स्ट्रगल है वो डिफरेंट युग में डिफरेंट रहा। हिस्टोरिकल पीरियड्स की ये बात करते हैं, डिफरेंट युग की ये बात करते हैं। ईपोक्स का मतलब युग होता है, ठीक है, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, युग। सो डिफरेंट इपोक्स में डिफरेंट क्लास स्ट्रगल्स रहे, नेचर जो रहा क्लास स्ट्रगल का वो डिफरेंट रहा। एंड एज सोसाइटी इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव टू द मॉडर्न थ्रू डिस्टिंक्ट फेजेस, ईच कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है प्रिमिटिव से मॉडर्न में डिस्टिंक्ट फेजेस के थ्रू, वैसे वैसे डिफरेंट या पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के बीच में। ठीक है, क्या कह रहे हैं मार्क्स और एंजल्स कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करके देख लो, डिफरेंट इपोक्स में डिफरेंट क्लास कॉन्फ्लिक्ट रहे, यानी उनका जो नेचर रहा है वो डिफरेंट रहा है। और हमेशा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें एक ऑप्रेसर होता है, एक ऑप्रेस्ड होता है। ऑप्रेसर मतलब जो अत्याचार कर रहा है, ऑप्रेस्ड जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मार्क्स एंड एंजल्स रोट freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guildmaster and journeyman. In a word, oppressor and oppressed stood in constant opposition to one another, carried out an uninterrupted, now hidden, now open fight. Marx and Engels ये कहते हैं, ये उनके वर्ड्स में, कि एक तरफ फ्रीमैन है, एक तरफ स्लेव है। फ्रीमैन यानी जो बिल्कुल मतलब निश्चिंत है सारी चीजों से, एक तरफ स्लेव है, गुलाम है। एक तरफ प्रेटिशियन है, एक तरफ प्लेबियन है, एक तरफ लॉर्ड है, एक तरफ सर्फ है, यानी एक तरफ मालिक है, एक तरफ उसका नौकर है। एक तरफ गिल्ड मास्टर है, एक तरफ जर्नीमैन है, और या फिर एक शब्द में कहें तो एक तरफ ऑपरेसर है, एक तरफ ऑप्रेस्ड है। और ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिशन में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं, और अनइंटरप्टेड समय समय से, कभी कभी खुले रूप से, कभी कभी छिपा के, कभी कभी हिडन, कभी कभी ओपन फाइट करते रहते हैं। यानी ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के बीच का जो रिलेशनशिप रहा है वो हर एक इपोक में रहा है। एंड द मेजर अपोजिंग क्लासेस ऑफ ईच स्टेट वर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ये जो हम अपोजिंग क्लासेस की बात करें कि एक ऑप्रेस्ड है, एक ऑप्रेसर है, सो ये दोनों ही के बीच में, यानी कि ऑप्रेसर कौन है और ऑप्रेस्ड कौन है, ये आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं उनसे समझ में आएगा। यानी कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है उसमें जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस है उनके थ्रू आपको समझ में आएगा कि ऑप्रेसर कौन है और ऑप्रेस्ड कौन है। लाइक इन कैपिटलिज्म
द बॉर्जुआस और कैपिटलिस्ट। इसको बॉर्जुआस भी बोलते हैं और डिफरेंट मतलब अलग अलग सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इन जनरल ये जो टर्म है इसको बॉर्जुआस प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, जिसे हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं कार्ल मार्क्स के वर्ड्स में, ठीक है। कैपिटलिज्म में जो बॉर्जुआस होता है, दे ओन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज इन्वेस्टेबल कैपिटल, एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज, मशीनरी, लैंड एंड सो ऑन। जो बॉर्जुआस है, जो कैपिटलिस्ट है, उसके पास में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके पास में कैपिटल भी है, उसके पास में फैक्ट्री भी है, उसके पास में मशीन भी है, उसके पास में लैंड भी है, लेबर को भी वही लगाया हुआ है। तो बॉर्जुआस जो है उसके पास में सब कुछ है, ठीक है। कार्ल मार्क्स को पढ़ो, सो ये बॉर्जुआस, प्रोलिटेरिएट, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका बॉर्जुआस ये और सेकेंड प्रोलिटेरिएट। ये वर्ड्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे समझते चलेंगे, ठीक है। जहां तक मतलब अभी जो है आपका कैपिटलिस्ट जो है वो बॉर्जुआस है, जिसके पास में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे, द वर्किंग क्लास लॉस्ट ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इट ओन्ड इन द पास्ट। दूसरी तरफ है वर्किंग क्लास, ठीक है। वर्किंग क्लास को प्रोलिटेरिएट कहा जाता है, कहां पे, आपके कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अंदर, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि मिडिल क्लास को भी प्रोलिटेरिएट कहा जाता है। अब क्योंकि ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसलिए हम उस ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए यहाँ कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि जो वर्किंग क्लास है, दूसरी तरफ वर्किंग क्लास है, एक तरफ तो बॉर्जुआस हो गया, एक तरफ वर्किंग क्लास है, जो अपना सब कुछ खो चुका है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में उसका कोई रोल नहीं है। कोई रोल इन द सेंस कि वो कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन नहीं करता। ही लॉस्ट ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इट ओन्ड इन द पास्ट। उस वर्किंग क्लास, वो वर्किंग क्लास जिसके पास में पास्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करते थे, वो अपना सब कुछ खो देता है इस कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर के अंदर। Thus, in the capitalist social system, workers had no choice but to sell their labor for wages in order to survive because they had nothing else. इसीलिए इस कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम में दो क्लासेस हैं, एक है बॉर्जुआस, एक है वर्किंग क्लासेस। ये जो है ये है ऑप्रेसर, ठीक है, अगर आपको समझना है। सो ये है ऑप्रेसर अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड ये है ऑप्रेस्ड, ठीक है। और इस कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम में जो वर्कर्स हैं उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता, उन्हें अपना लेबर सेल करना है ताकि उन्हें वेजेस मिल सकें, वेजेस मिलेंगे तभी सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड इवन व्हेन two classes are objectively opposed to each other, they do not automatically engage in conflict. और कार्ल मार्क्स ये भी नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि दो क्लासेस हैं कि एक तरफ जो है कैपिटलिस्ट है और एक तरफ जो है वर्कर्स है, इनको समझ में आ गया कि हाँ हम दो क्लासेस हैं तो सीधे आ गए और एक दूसरे के साथ में आक्रमण कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सीधे ऑटोमेटिकली वो कन्फ्लिक्ट में एंगेज डायरेक्टली नहीं होते। फॉर कन्फ्लिक्ट टू ऑकर इट इज नेसेसरी फॉर देम टू बिकम सब्जेक्टिवली कॉन्शियस ऑफ देयर क्लास इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज एंड देयरफॉर आल्सो ऑफ देयर राइवल इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज। कन्फ्लिक्ट के लिए क्या एक चीज बहुत जरूरी है कि उनके अंदर कॉन्शियसनेस हो अपने क्लास के इंटरेस्ट और आइडेंटिटी को लेके और अपने राइवल के इंटरेस्ट और आइडेंटिटी को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल दो क्लासेस हैं, ये ऑप्रेस्ड है, ये ऑप्रेसर है, ठीक है। अब अगर ये दोनों क्लासेस फॉर्म कर भी लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही क्लास फॉर्म होगी दोनों के बीच में स्ट्रगल होने लग जाएगा, नहीं। अगर आपको कन्फ्लिक्ट करना है तो पहले आपको अपनी क्लास के क्या इंटरेस्ट है, हमारी अपनी जो है क्या आइडेंटिटी है, कॉन्शियसनेस, चेतना जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चेतना, लड़की चेतना वाली चेतना नहीं, कॉन्शियसनेस आपके अंदर जो है, मतलब सचेत हो जाएं आप, ठीक है, कि हमारी जो पूरी क्लास है, हम क्लास अब आपकी 11th सोशियोलॉजी की क्लास नहीं, बल्कि आप जिस भी क्लास से बिलोंग करते हो, वर्कर्स क्लास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो इनकी अपनी जो है एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, अपनी क्लास को लेके इनके अंदर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और सिर्फ खुद के ही नहीं बल्कि हमारी जो राइवलरी क्लास है उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, जब तक आपको आइडेंटिटीज नहीं पता होंगी, तब तक आप एक दूसरे के साथ में कन्फ्लिक्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर आता है एक अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज क्लास कॉन्शियसनेस ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट जो मार्क्स ने एक्सप्लेन किया, दैट इज क्लास कॉन्शियसनेस।
It is only after this kind of class consciousness is developed through political mobilization that class conflicts occur. जब आपके अंदर इस तरह की क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, अपनी क्लास को लेके जब आप जो है सचेत हो जाओगे, तब ही आप जो है कन्फ्लिक्ट कर पाओगे, नहीं तो आप कन्फ्लिक्ट नहीं कर पाओगे. Such conflicts can lead to overthrow of a dominant or ruling class by the previously dominated or subordinated classes. This is called a revolution. इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो डोमिनेंट या रूलिंग क्लास है उसको ओवरथ्रो कर देते हैं. ठीक है, ये जो क्लास कॉन्शियसनेस के बाद में कन्फ्लिक्ट होगा उससे जो भी रूल कर रहे हैं, जो भी डोमिनेंट कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाएगा. ठीक है, एंड बाय द प्रीवियसली डोमिनेटेड और सबऑर्डिनेटेड क्लासेस, और इसे ही रिवॉल्यूशन कहा जाता है. इसी रिवॉल्यूशन की बात कार्ल मार्क्स करते हैं. ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि एक तरफ वर्कर्स हैं, एक तरफ बॉर्जुआस हैं. बॉर्जुआस कौन है, ऑप्रेसर, और जो आपके वर्कर्स हैं वो हैं ऑप्रेस्ड. तो वो क्या करेंगे, सभी आपस में साथ में रहेंगे. जैसे मान लीजिए मैं वर्कर्स क्लास से आती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मेरी क्लास के जो लोग हैं उनके अपने क्या इंटरेस्ट हैं, उनकी क्या आइडेंटिटीज है, वो क्या चीजें चाहते हैं, वो किन बातों पर जो है एग्री करते हैं, किन बातों पर डिसएग्री करते हैं. हम सभी एक क्लास हैं, हमें आपस में साथ में रहना. जैसे कोई युद्ध भी होता है, जैसे कोई मतलब वॉर हो गया, तो जो भी कंट्रीज आमने सामने हैं, जो भी ग्रुप सामने सामने हैं, उनके अंदर उस वॉर को करने के लिए जो है कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हाँ हम सभी साथ में, हम सब मिलके जो है अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और जो भी हमारे सामने हमारा राइवल होगा हम उसको खत्म कर देंगे. ठीक है, सो इस तरह की जब तक क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगी तब तक कन्फ्लिक्ट नहीं होगा. और जब ऐसा कन्फ्लिक्ट होगा तो जो डोमिनेंट है, जो रूलिंग क्लास है, हम उसको ओवरथ्रो कर देंगे और इसे ही रिवॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, सो यहाँ जो रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये भी कार्ल मार्क्स ने ही दिया है. क्लास कॉन्शियसनेस आएगी तभी रिवॉल्यूशन होगा. क्लियर है, अभी तक हमने जो पढ़ा हम उसको एक बार में रिवाइज करें. सो देखो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है. सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि जो भी सेम पोजीशन पर होंगे या सेम लोकेशन पर होंगे वो सभी एक क्लास फॉर्म कर लेंगे. ठीक है, सिर्फ क्लास फॉर्म करने से सारी चीजें नहीं होंगी. जब वो क्लास फॉर्म करेंगे तो उन्हें एक दूसरे के इंटरेस्ट, एक दूसरे की आइडेंटिटीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. जब एक दूसरे के इंटरेस्ट, आइडेंटिटीज को जानेंगे तो क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होगी. क्या डेवलप होगी, क्लास कॉन्शियसनेस. और इस क्लास कॉन्शियसनेस की वजह से कन्फ्लिक्ट होगा, और ये जो कन्फ्लिक्ट होगा ये रिवॉल्यूशन लेके आएगा, क्रांति लेके आएगा, चेंज लेके आएगा, जहां पर हम जो डोमिनेंट है, जो रूलिंग क्लास है, उसको पूरी तरह से हटा देंगे. ठीक है, आ गया समझ में कि क्या कहा है कार्ल मार्क्स ने, कैसे रिवॉल्यूशन आएगी. तो कुछ इस तरह से जो है रिवॉल्यूशन आने वाली है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. देन इन मार्क्स थ्योरी economic processes created contradictions which in turn generated class conflict. मार्क्स की थ्योरी में जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस हैं वो कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्लास कन्फ्लिक्ट होता है. ठीक है, इकोनॉमिक प्रोसेसेस से कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं जिससे क्लास कन्फ्लिक्ट होता है. बट इकोनॉमिक प्रोसेसेस डिड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू रिवॉल्यूशन. लेकिन इकोनॉमिक प्रोसेस से सीधे रिवॉल्यूशन नहीं होता है. सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेसेस वर ऑल्सो नीडेड टू ब्रिंग अबाउट अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी. यानी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी मैटर नहीं करती है, जो सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सोसाइटी कैसी है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस कैसे हैं. द प्रेजेंस ऑफ आइडियोलॉजी इज वन रीजन व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशो पॉलिटिकल प्रोसेसेस बिकम कॉम्प्लिकेटेड. आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जो आइडियोलॉजी है वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ये जो पूरी रिलेशनशिप है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. इन एवरी इपो द रूलिंग क्लास प्रमोट अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी. क्योंकि देखो क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी के साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी सोसाइटी में किस तरह के आइडियाज, किस तरह की आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन होता क्या है, जो डोमिनेंट होते हैं वो हमेशा अपनी उस डोमिनेंट आइडियोलॉजी को बनाए रखते हैं और उन्हीं की आइडियोलॉजी जो है डोमिनेट करती है पूरी सोसाइटी को. तो इसीलिए जो है इकोनॉमिक और ये सोशो पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है. ठीक है, इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाते हैं. ये एक बात भी वो बोलते हैं कि हैं तो तीनों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप सोशो पॉलिटिकल की बात करो,
जो डोमिनेंट है, जो रूलिंग है, वो अपनी आइडियोलॉजी को ही प्रिवेल करेगा। जब वो अपनी आइडियोलॉजी को ही प्रिवेल करेगा तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मिलके कैसे रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। तो इसीलिए मार्क्स ने सबसे ज्यादा फोकस जो किया है वो इकोनॉमिक प्रोसेसेस के ऊपर किया है। This dominant ideology or way of seeing the world tends to justify the domination of the ruling class and the existing social order. ये जो dominant ideology है या ये जो तरीका है कि आप किस हिसाब से वर्ल्ड को देखने वाले हो, ये this tends to justify domination of the ruling class and existing social order. जैसे just suppose मैं एक बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ, मैं एक कैपिटलिस्ट हूँ, ठीक है, मेरे पास में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को भी मैंने होल्ड करके रखा है और मेरी जो आइडियोलॉजी है वही इस स्टेट के अंदर चल रही है। अगर मेरी आइडियोलॉजी ही इस स्टेट के अंदर चल रही है तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि इस सोसाइटी में चेंज हो। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि जो मेरी आइडियोलॉजी है, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है, वो कभी भी खत्म हो, क्योंकि भैया मैं पावरफुल हूँ और मेरा ही कहना सब लोग मान रहे हैं, तो मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी जो रूलिंग आइडियोलॉजी है या मैं जो डोमिनेंट पोजिशन में हूँ मैं उससे हट जाऊँ। ऑब्वियसली नहीं चाहूंगी। For example, dominant ideologies may encourage poor people to believe that they are poor not because they are exploited by the rich, but because of fate or because of bad deeds in a previous life and so on. जैसे for example, जो dominant ideologies होती हैं, वो क्या करती हैं? एक तरफ डोमिनेंट पर्सन है जो रूल कर रहा है, एक तरफ बेचारे पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट वाला इंसान हमेशा क्या कहता है, इस तरह से डोमिनेट करता है कि जो गरीब है वो इसलिए गरीब है क्योंकि ये उसके भाग्य में लिखा था, ठीक है। हम उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हैं, रिच पीपल एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हैं, वो गरीब इसलिए है क्योंकि ये उसकी किस्मत में लिखा था और क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से वो आज इतनी गरीबी भुगत रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रिवेल करते हैं सोसाइटी के अंदर ताकि जो पुअर है वो इस चीज को मान लें, ठीक है। वो मान लेंगे तो वो हमेशा पुअर ही रहेंगे और जो रिच है वो हमेशा रिच बनता रहेगा और जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है वो हमेशा सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करती रहेगी। However, dominant ideologies are not always successful and they can also be challenged by alternative worldviews or rival ideologies. लेकिन हमेशा सही नहीं होता कि dominant ideology जो है वो ही prevail करती रहेंगी, वही successful होंगी, क्योंकि जो भी rival ideologies हैं, जो भी alternative worldviews हैं, हम उनके through इन्हें change कर सकते हैं। And as consciousness spreads unevenly among classes, how a class will act in a particular historical situation cannot be predetermined. और जैसे कि कॉन्शियसनेस स्प्रेड होती है क्लासेस के बीच में, तो कोई एक क्लास जो है, हाउ अ क्लास विल एक्ट इन अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल सिचुएशन कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड। जैसे मैंने कहा कि क्लास कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस आएगी तभी कन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन किसी एक क्लास के अंदर किस तरह से कॉन्शियसनेस आती है, उस कॉन्शियसनेस के थ्रू वो किस तरह से एक्ट करने वाले हैं और वो किस तरह से जो है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चीज कभी प्री डिटरमाइंड नहीं होती है। And hence, according to Marx, economic processes generally tend to generate class conflicts, though this also depends on political and social conditions. इसीलिए मार्क्स ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस हैं उनसे क्लास कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस पर ही डिपेंड नहीं करते हैं बल्कि पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस पर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी को जो है कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। Given favorable conditions, class conflicts culminate in revolutions. तो ऐसी conditions, अगर favorable conditions बन जाती हैं तो class conflict से revolutions भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि conflict होएगा अगर class consciousness हो गई तो, और वो conflict से revolution आएगी, क्रांति आएगी। लेकिन ये जो class conflict है ये किस situation में किस तरह से react करेगी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर favorable conditions हैं तो conflict भी होगा और revolution भी आएगी। कार्ल मार्क्स इन जनरल हमेशा इसी चीज को, इसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे कि जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसको खत्म करो, ये सिस्टम अच्छा नहीं है, ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ये ऑपरेशन कर रहा है, इसकी पॉलिसीज जो है वो बहुत ही ऑपरेसिव हैं, ये जो सिस्टम है ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, ये जरूरी इसलिए था, मतलब जब पूरा जो है कैपिटलिज्म का डाउनफॉल हो जाता है तब ये चीज कार्ल मार्क्स मानते हैं कि अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं होता तो शायद हम कभी नहीं समझ पाते कि हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी की भी जरूरत है। हमें ऐसा लगता है कि जो जैसा चल रहा है वो सारी चीजें सही हैं। इसीलिए कार्ल मार्क्स जो हैं वो हमेशा वर्किंग क्लास को इस चीज़ के लिए प्रमोट करते, मतलब जो है उनको इन्फ्लुएंस करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि आप जो है रिवॉल्यूशन करो, ठीक है, आप रिवॉल्यूशन करो, इस कैपिटलिस्ट क्लास को आप
खत्म कर दो, इस कैपिटलिस्ट क्लास को जो है आप इनका डाउनफॉल ले आओ। और फिर मतलब आगे आप पढ़ेंगे तो किस तरह से सोवियत रशिया में रिवॉल्यूशन होता है, कैसे जो है कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया जाता है, कैसे बाकी अदर कंट्रीज में भी ये सारी चीजें होती हैं, ये सब आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट यहाँ तक आपने जो कार्ल मार्क्स को पढ़ा, ठीक है, इस लेवल पे आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। कार्ल मार्क्स का जो एक जनरल आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि कैपिटलिज्म खत्म होगा, कम्युनिज्म आएगा। कम्युनिज्म जहां पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर सभी का अधिकार होगा, सभी का समान अधिकार होगा, सब उनका यूज कर सकते होंगे। और धीरे धीरे ये कम्युनिज्म से हम सोशलिज्म पर आ जाएंगे। सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी जहां पर सोसाइटी का उद्धार कौन करेगा, गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट होगी जिसे सोसाइटी के लोगों ने ही बनाया होगा और वो गवर्नमेंट सोसाइटी में रह रहे लोगों के लिए, पीपल के लिए प्लान्स, पॉलिसीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारा कुछ करने वाले हैं। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथों में चले जाएंगे और जो गवर्नमेंट है जिसे हमने इलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट हमारे लिए हमारा डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, ये थी आपकी कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। हमने एलिनेशन को पढ़ा, हमने सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस मॉडल जो रहा मार्क्स का उसको पढ़ा, क्लास स्ट्रगल पढ़ा, कन्फ्लिक्ट पढ़ा, रिवॉल्यूशन को हमने अच्छे से डिटेल में समझा, बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी, कार्ल मार्क्स के बारे में समझा। आई होप अब आपको कार्ल मार्क्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स। स्टिल आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई सजेशन है, कोई एग्जाम्पल है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और चीज कि अब आप मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे, तो सभी वीडियोस को देखने के लिए जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेटब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइक NTSC है, ओलंपियाड है, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है, जैसे सपोज आपको क्लास 11th पढ़ना है, NTSC पढ़ना है, वन शॉट रिवीजन पढ़ना है, वन शॉट रिवीजन पे क्लिक करो या क्लास 11th पे क्लिक करो। यहाँ पर आपके सामने सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो भी आपने चूज किया, जैसे आपने क्लास 11 चूज किया सो ये क्लास 11th के सारे वीडियोस आ गए। ठीक है, स्क्रॉल करोगे और भी सारे सब्जेक्ट के वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक करो। सब्जेक्ट जो भी स्टडी करना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।